आतंकवादी है, गांधी को गोली मार सकता है, वो आतंकवादी नहीं तो क्या है। तो वो बीजेपी से थोड़ी थे जिन्होंने गोली मारी। अरे किन के लोग थे? आरएसएस के लोग ये थे ना, ये तो आरएसएस का है। अब जब अनुराग ठाकुर बयान देते हैं तो क्यों नहीं उनसे अपना मांगते? ये दिखाता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के गोद में खेल रही है। कांग्रेस वहां से सत्ता में काबिज हो रही है, तो क्या रायबरेली में वोट चोरी करके कांग्रेस से सोनिया गांधी वहां पर चुनाव जीत रहे हैं? क्या वायनाड में कांग्रेस राहुल गांधी वोट चोरी करके जीत रहे हैं? ऐसे तथ्य एकदम नकार, जनता नकार करती है और राहुल गांधी को सोचना चाहिए, पढ़े लिखे नेता हैं। आप ऐसे बातें रख कर जनता के सामने में अपने आप को पप्पू साबित करने के लिए सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। ये वही लोग हैं लोकतंत्र को कमजोर करने वाले, जो कभी संविधान के पन्ने जलाया करते थे, तिरंगे को 52 साल तक अपनाए नहीं। ये लोग लोकतंत्र की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, जो भारत को भारत मानने से इनकार क्या करते थे। अब खुले 15 अगस्त को खुले मन से नरेंद्र मोदी कहते हैं आरएसएस एनजीओ है। अरे अगर एनजीओ है तो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है। एनजीओ अखिलेश यादव जी ने 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिया, उस पर आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं किया। घोषित कर दिया गया था कि बंगाल दो भागों में बांटा जाएगा, जो कि आज के टाइम पे हमारा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल है। अगर आप बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश को तोड़ने वाली दुर्गा इंदिरा गांधी जी थी, जो हमारे पार्टी के नेता थी, हमारे पार्टी के नेता थी, आतंकवादियों के नेता नहीं थी वो। राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप के बाद अभी हाल ही में ज्ञानेश कुमार ने इलेक्शन कमीशन की ओर से अपना मत रखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी के द्वारा रखे गए सभी मत बेबुनियाद है। इसी बारे में आज बात करने के लिए हम इस समय विद्यापीठ के कुछ छात्रों के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपना मत स्पष्ट करेंगे। आइए जानते हैं क्या कहते हैं छात्र। तो अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताया था कि बीजेपी जो है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है, तो इस पर आपका क्या मत है? सदैव हमेशा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लोकतंत्र को खतरे में रखकर कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई, लोकतंत्र को बचाने को बढ़ावा देने का कार्य किया है। आज जब कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में रही, तो क्या वो वोट चोरी करके कांग्रेस सत्ता में इतने दिनों तक काबिज रहे? और जब सत्ता वोट चोरी नहीं कर पाई कांग्रेस, तो आपातकाल लगा दी। ये सब कांग्रेस जब भारतीय जनता पार्टी की विकास की छवि को जब धूमिल नहीं कर पा रही थी, मोदी जी की योजनाओं जब जन जन पहुँच कर जनता कनेक्ट कर पा रही है, कांग्रेस के पास जब कोई मामला नहीं बचा, तो एक ऐसा माहौल क्रिएट करने का काम करे कि वोट चोरी करके देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। तो कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी जिस सीट से जीतते हैं, रायबरेली में देख लीजिए, तो लगातार कांग्रेस वहाँ की सोनिया गांधी का परिवार, राहुल गांधी वहाँ से, वो कांग्रेस वहाँ से सत्ता में काबिज हो रही है। तो क्या रायबरेली में वोट चोरी करके कांग्रेस से सोनिया गांधी वहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं? क्या वायनाड में कांग्रेस राहुल गांधी वोट चोरी करके जीत रहे हैं? ऐसे तथ्य एकदम नकार, जनता नकार करती है और राहुल गांधी को सोचना चाहिए, पढ़े लिखे नेता हैं। आप ऐसे बातें रख कर जनता के सामने में अपने आप को पप्पू साबित करने के लिए सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। अभी हाल ही में सपा ने अजय राय को यहाँ का सांसद नियुक्त कर दिया, ये बोल के कि बीजेपी वोट चोरी करके जीती थी। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 सीट जीती है, तो क्या वह वोट चोरी करके जीती हुई है? क्या 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता अपने सांसद को सांसद घोषित कर दें? ऐसे अफवाहें, ऐसे काम विपक्ष को नहीं करना चाहिए। वह गिरती हुई राजनीति को दर्शाने का काम करती हैं। और समाजवादी पार्टी के पास वर्तमान समय में इस प्रकार से राहुल गांधी आगे आगे चल रहे हैं, सपा चल रही है, तो समाजवादी पार्टी के पास सबसे बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में होने के बावजूद भी वो अजय राय को सांसद घोषित कर दिया। इलेक्शन के दौरान आधे दिन तक अजय राय जीत रहे थे, वो बहुमत में थे, लेकिन अचानक से एकाएक बीजेपी आगे निकल गई, मोदी जी को वोट मिलने लग गए। तो इसमें कुछ तो शक की गुंजाइश है। हर पार्टी का, हर नेता का अपना बेस जनाधार वोट होता है, उस एरिया में होता है। जब नरेंद्र मोदी जी का जब अन्य विधानसभाओं में जब मोदी जी के वोटर्स आधे दिन के बाद आए, आधे दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी देखा जाए तो अधिक मतों से पीछे हमारे मोदी जी नहीं थे। कुछ मात्र 1000 लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, यहाँ पर 10,000 15,000 का वोट से आदमी पीछे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ पर जैसे अन्य विधानसभा खुला, मोदी जी को जनता ने विश्वास दिया और वहाँ पे अधिक से अधिक हमने आगे लीड, अजय राय को हराकर हमने लीड कर लिया। अजय राय को हाल ही में सपा ने संसद नियुक्त कर दिया, जबकि वो इलेक्शन में तो हारे ही थे। जब बीजेपी मूल रूप से इलेक्शन के हिसाब से बीजेपी के सांसद यहाँ पे मोदी जी हैं, पर लेकिन सपा ने वोट चोरी का इल्जाम लगा के उनको नियुक्त कर दिया। इस पर आपका क्या मत है? देखिए, वोट चोरी का जब से आरोप लगा है और राहुल गांधी जी ने जो प्रूफ दिया है और इलेक्शन कमीशन उसके बाद उनसे एफिडेविट मांग रहा है। अखिलेश यादव जी ने 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिया, उस पर आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं किया।
और जब भी बात आती है कुछ तो भारतीय जनता पार्टी इतिहास में चली जाती है, आपातकाल में चली जाती है हमेशा, जबकि हमें इतिहास से सीखना चाहिए, न कि हमें इतिहास में वापस जाना चाहिए। बात है एसआईआर की, तो हर वर्ष एक रूटीन वर्कआउट एक तरह से कहा जाए तो इलेक्शन कमीशन का होता है, जिसमें हर साल के आखिरी में नवंबर दिसंबर में जो हर साल जो लोगों का 18 साल की एज हो जाती है, उसके बाद दूसरा जो लोग मृत हो जाते हैं उनका नाम काटना, जो 18 साल के होते हैं उनका नाम ऐड करना। इसके अलावा एक समरी रिवीजन होता है। समरी रिवीजन में क्या होता है कि हर बार जब कोई बड़ा चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव ही क्यों ना हो, कोई भी बड़ा चुनाव होता है तो बड़ा चुनाव से एक साल पहले समरी रिवीजन होता है, जिसमें कि पूरी वोटर लिस्ट और कुछ नए नाम उसमें ऐड किए जाते हैं जो 18 साल के हो गए हों या जो मृत घोषित हो जाते हैं उनका नाम हटाना, ये सब समरी रिवीजन होता है। उसके बाद होता है कि इंटेंसिव रिवीजन होता है। इंटेंसिव रिवीजन आज तक कम से कम 22 साल आज हो गया, 22 साल से कभी हुआ ही नहीं। जो आज एसआईआर आया है, एसआईआर से वो बिल्कुल अलग है। उसमें क्या होता है कि प्रॉपर किसी एक एरिया को चुनाव आयोग सेलेक्ट करता है कि जहां उसे शक रहता है कि यहाँ की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, प्रॉपर एक किसी एरिया को सर्कल करके तब वहां की वोटर लिस्ट पुनः फिर से बनाई जाती है। ये इंटेंसिव रिवीजन होता है, जो कि पिछले 22 सालों से हुआ ही नहीं 2003 के बाद। और उसके बाद आता है एसआईआर जो कि कानून में है ही नहीं। तो चुनाव आयोग एसआईआर लाया क्यों? और एसआईआर ला के अगर 65 लाख वोट बिहार से काटा है तो पहली बात कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को स्टैंड लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विपक्ष ने चुनाव आयोग से सवाल किया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी से। तो कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका है, तभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के बचाव में आई है सामने। इलेक्शन कमीशन ने अभी हाल ही में वो 65 लाख का जो डाटा है वो जारी कर दिया। देखिए 65 लाख का जो डाटा उन्होंने जारी किया है उस पर भी समीक्षा होगी, उसमें भी जो गड़बड़ियाँ होंगी उसे निकाला जाएगा जरूर। नहीं, राहुल गांधी जो है जितने लोगों के नाम दिए गए, चाहे वो अजय श्रीवास्तव हो, चाहे मिंटी देवी हो या कुछ और लोग हो, वो लोग सामने से खुद आकर अपनी वीडियो बनाकर अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम एक ही जगह वोट देते हैं, हमारा भले ही 2 जगह नाम हो, जो कि इलेक्शन कमीशन की गलती है, नाम ना कट पाए हो। लेकिन उन्होंने 4 जगह वोट नहीं दिए और सबने राहुल गांधी को गलत ठहराया। देखिए भले एक जगह नाम हो उनका, 2 जगह नाम हो, वोट उन्होंने भले एक जगह दे रहा है, लेकिन अगर वो दूसरा नाम है तो कहीं उनके नाम पे कोई दूसरा फर्जी वोट तो नहीं डाल रहा है उस जगह पे, ये भी तो देखना है। जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा चुनाव आयोग से मांगा जा रहा है, चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा दे दे, साफ एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 65 लाख का डाटा हाल ही में जारी किया। नहीं, 65 लाख का जो उन्होंने नाम काटा है वो नाम का लिस्ट उन्होंने जारी किया है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांगा है वो तो अभी तक चुनाव आयोग ने दिया नहीं। और चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं कल आके वो सीधे तौर पे एक तरह से कह रहे हैं देश से माफी मांगने के लिए। अरे भाई, आप अपनी पहले जो चुनाव आयोग से जो मांग की गई है, राहुल गांधी ने जो मांगा है इलेक्ट्रॉनिक डाटा, उसे तो दीजिए आप। अभी हाल ही में जो राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाए, इन इल्ज़ामों के ये इल्ज़ाम जो थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर थे, लेकिन बीजेपी जो है, बीजेपी बीच में आकर समर्थन कर रही है। तो क्या बीजेपी सच में मिली हुई है? जो सत्ता में रहता है वो सामना करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल कभी संविधान को खतरे में बताने की बात करेंगे, कभी वो सुप्रीम कोर्ट पर आवाज़ उठाएंगे, कभी चुनाव आयोग पर उठाते हैं। ये ऐसी संस्थाएं हैं जब से भारत में बनी है, ये निष्पक्ष रूप से भारत के लिए, भारत की जनता के लिए लोकतंत्र में काम करती हैं। अगर हम इन पर ही सवाल खड़े कर देंगे तो लोकतंत्र ही हमारा कमजोर हो जाएगा। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो निष्पक्ष रूप से किसी भी सरकार आए, किसी भी राजनीतिक दल सत्ता में रहे, ये इस पर सवाल नहीं, इनके ऊपर नहीं किया जाता है। चुनाव आयोग के पास पूरा का पूरा डाटा है। पहले चुनाव आयोग ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन, आप गूगल पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, पूरा इलेक्शन कमीशन का हर एक असेंबली का डाटा आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। आप किसी भी असेंबली में जितने वोटर का डाटा है उस पर भी आपका वेबसाइट पे मिल जाएगा। पहले जो नहीं हुआ करता था, अगर इलेक्शन कमीशन अगर निष्पक्ष नहीं रहता तो क्या ऑनलाइन डाटा अपना जारी ही नहीं करता? यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जब राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया तो इलेक्शन कमीशन ने सारा डाटा हटा दिया था, 2 दिन के लिए साइट बंद हो गई। इलेक्शन कमीशन ऐसा कुछ भी नहीं करता है। इलेक्शन कमीशन कई बार से कांग्रेस से उन्होंने जवाब मांगा, हलफनामा मांगा, डाटा मांगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास कोई डाटा है ही नहीं, क्योंकि उनका एक काम है आम नागरिकों को गुमराह करके सत्ता में काबिज होना, लेकिन आम नागरिक गुमराह नहीं होने वाले हैं। और जो राहुल गांधी क्यों नहीं दे पा रहे रिटर्न में? सबसे पहले मैं उनको जवाब देना चाहूंगा, जिनको उन्होंने पहले पप्पू बोला। मैं बताना चाहता हूँ वो पप्पू नहीं, वो नरेंद्र मोदी का बाप है। बाप है, मैं खुलकर कह रहा हूँ, बाप है नरेंद्र मोदी का। जो व्यक्ति प्रूफ के साथ कह रहा है कि 1.5 लाख महादेवपुरा में वोट चोरी हुई है, वो कैसे पप्पू हो सकता है? इनके भी मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, वो भी दावा करें कि बेनार से इतना लाख से जीते, रायबरेली से इतना लाख से जीते। आप सबूत दीजिए, सबूत होगा ना आपके पास। जिस तरह राहुल गांधी जी ने 6 महीने में
वो लिस्ट जारी पढ़कर जारी किया। आप 6 मिनट में उसको, तो राहुल गांधी अगर इतने सही है, उनकी लिस्ट इतनी एक्यूरेट है, तो राहुल गांधी क्यों हलफनामा नहीं देते? अरे क्यों हलफनामा देंगे? वो किसी का मर्डर थोड़े ना किए हैं। आप जब अनुराग ठाकुर बयान देते हैं तो क्यों नहीं उनसे हलफनामा मांगते? ये दिखाता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के गोद में खेल रही है, बीजेपी की कोख में बैठी हुई है। और उन्होंने जो बात कही कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, ये वही लोग हैं लोकतंत्र को कमजोर करने वाले जो कभी संविधान के पन्ने जलाया करते थे, तिरंगे को 52 साल तक अपनाए नहीं। ये लोग लोकतंत्र की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, जो भारत को भारत मानने से इनकार क्या करते थे। अब बताइए, इनके मत से आप कितना सहमत है? नहीं, देखिए इनका मत बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ तक जैसे राहुल गांधी से हलफनामा मांगा गया तो वो तो एक ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट है। अगर वो आप मांग रहे हैं तो आप उसको दे दीजिए, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन में बस आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पे। मतलब जहाँ जहाँ कांग्रेस जीत रही है वहाँ इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, वही इलेक्शन कमीशन को जिता रहा है। लेकिन जब जहाँ ये हार जा रहा है वहाँ कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है, कहीं इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ी है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जब भी हारते वो ईवीएम में या इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा देते। आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये साफ साफ झूठ बोला कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाते हैं। ये इस देश का पहला नेता है, राजनेता है, जो कभी देश के न्यायालय पर तो आरोप तो नहीं लगाया। इनके ही लोग जब चुनाव हारे थे, क्या नाम था उनका, अडवाणी, इन्होंने सीधे सीधे किताब लिखी थी। उस किताब में इन्होंने लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे न्यायालय तक, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक है, वो कांग्रेस की दलाली कर रही है। अब बताएं ये लोग कि कौन वास्तविक में न्यायालय को एक खेमे में खड़ा कर रहा है। ये लोग वो लोग हैं जो कभी अपने बचाव में आने के लिए कभी चुनाव आयोग को घेरे में लाएंगे, कभी न्यायालय को घेरे में लाएंगे, कभी ईडी को लाएंगे। इन्हीं लोग को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा ईडी को कि आप किसी पार्टी का टूल बनकर काम मत कीजिए। आपने पढ़ा होगा, आप पत्रकार हैं, तो अगर आप पत्रकार हैं तो ये भी देखा होगा कि उन्होंने साफ साफ कहा आप ईडीआई और सीबीआई का कार्य करते हैं तो निष्पक्ष होकर कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये संघी विचारधारा के लोग और ये आतंकवादी है जो गोली को मार सकता आतंकवादी? आतंकवादी है जो गोली, गांधी को गोली मार सकता है, वो आतंकवादी नहीं तो क्या है? तो वो बीजेपी से थोड़ी थे जिन्होंने गोली मारी। अरे किन के लोग थे? आरएसएस के लोग ये थे ना। ये तो आरएसएस का खुले 15 अगस्त को खुले मन से नरेंद्र मोदी कहते हैं आरएसएस एनजीओ है। अरे अगर एनजीओ है तो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराते टाइम आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है। पता है आरएसएस के लोग, अगर यहाँ कोई आरएसएस में होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आशुतोष जी आरएसएस में होंगे, अगर वो आरएसएस में है, क्या वो पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर रजिस्ट्रेशन कराएं? और एक बात स्पष्ट कर लीजिए कि जो एनजीओ होती है वो कभी सरकारी जमीन पर अपनी बिल्डिंग खड़ा नहीं करती है। भैया ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो एनजीओ है, आरएसएस अगर एनजीओ है तो उसकी बिल्डिंग को तुरंत बुलडोजर चलनी चाहिए, और जो आरएसएस है अगर वो एनजीओ है तो उसको खत्म कर दिया जाए। तो आतंकवादी बता रहे बीजेपी और आरएसएस आज है कि देश में आज सद्भावना का बना आरएसएस है कि अखंड भारत की बात करता है। आज आरएसएस से बड़ा समसामयिक संगठन पूरे विश्व में कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आरएसएस आज लाखों विद्यालय विद्या भारती के नाम से आरएसएस चलाता है। बाढ़ आ जाए, कोई आपदा आ जाए तो आरएसएस के स्वयंसेवक दिन रात 24 घंटे सेवा करने का कार्य करते हैं। आरएसएस अधिवक्ताओं के बीच में काम करता है। आप आदिवासी समाज के बीच में जाइए, वहाँ पे देखिए आरएसएस कितना काम करता है। आरएसएस से बड़ा समाजसेवी संगठन पूरे विश्व में कोई नहीं हो सकता है। आरएसएस के बता रहे रजिस्ट्रेशन नहीं है, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आरएसएस के कम से कम दर्जनों सैकड़ों संगठन आरएसएस के काम कर रहे हैं। अरे जिसका संगठन ही ना हो, जिसका रजिस्ट्रेशन ही ना हो, कैसे भारत का एनजीओ मान लिया जाए, भारत का संगठन मान लिया जाए? ये साफ साफ राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही, आरएसएस देशद्रोही है। नरेंद्र मोदी अब आतंकवादी है क्योंकि उन्होंने सावरकर को समर्थन किया। और एक बात, सावरकर को समर्थन किया, सावरकर का जयंती मनाते हैं ये लोग, पूछिए इनसे। सावरकर आतंकवादी थे? अरे सावरकर आतंकवादी थे। कैसे? आपको स्पष्ट करते हैं। सावरकर अपने बंच ऑफ थॉट में लिखते हैं कि जो बाबा साहब हैं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर, विश्व अम्बेडकर भी कह दिया जाए, वो किसी हिंदू को दर्द नहीं होगा। ये क्या है भैया? ये साफ साफ बाबा साहब का अपमान करें, इसका मतलब लोग, उनका आपसी मतभेद था, आप उनको आतंकवादी नहीं ठहराते? आपसी मतभेद नहीं, आपसी मतभेद था। आप किस बात तर्क दीजिए। तर्क तो साफ साफ हम आपको करें। उन्होंने बंच ऑफ थॉट में लिखा, ऑर्गेनाइजर में ये लिखते हैं। वो देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर एक अपनी विचारधारा के साथ चलते थे, वो अपने जातिगत विचारधारा के साथ चलते थे, लेकिन जो वो थे सावरकर, वो हिंदू विचारधारा के साथ चलते थे। हिंदुत्ववादी विचारधारा आतंकवादी है? अगर आप भारत देश में रहकर हिंदुत्ववादी विचारधारा को आतंकवादी बताते हैं? अगर आप बीजेपी के दलाल पत्रकार नहीं होंगे, अगर आप बीजेपी के सच्चाई बोलने वाला हर पत्रकार दलाल नहीं। आप बीजेपी के पत्रकार नहीं होंगे
सावरकर को आप आतंकवादी नहीं सुनने की क्षमता रखिएगा। वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। आप मेरी पूरी स्वतंत्रता सेनानी, आप उस व्यक्ति को बता रहे हैं जो टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया था। किसने बताया, किसने समर्थन किया था? गांधी जी समर्थन करने गए थे या नेहरू कांग्रेस पार्टी समर्थन करने गई थी या इंदिरा गांधी जी आकर समर्थन किए थे? अरे 1937 में जब टू नेशन थ्योरी जिन्ना जी लाते हैं तो सबसे पहले हिंदू महासभा जाकर उसका समर्थन करता है। 1940 में जब टू नेशन थ्योरी की स्वीकृति प्रदान की, 57 सुनिए, पूरी बात तो मेरी सुन लीजिए आप, उसके बाद मैं आपकी बात को जवाब एक 37 से पहले हमारा देश धार्मिक रूप से बट चुका था। बंगाल के 2 टुकड़े हो चुके थे। तो 1905 का याद है? 1905 पहले मेरी बात तो आप सुन लेंगे। 1942 में जब उसकी स्वीकृति प्रदान हो गई, 42 में स्वीकृति से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। 57 के बाद 58 में भी एक बार हमारे देश को अंग्रेजों ने तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद 1905 में घोषित कर दिया गया था कि बंगाल दो भागों में बांटा जाएगा, जो कि आज के टाइम पे हमारा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल है। अगर आप बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश को तोड़ने वाली दुर्गा इंदिरा गांधी जी थी, जो हमारे पार्टी के नेता थी। हमारे पार्टी के नेता थी, आतंकवादियों के नेता नहीं थी वो। आपकी पार्टी को आतंकवादी बता रहे हैं। सावरकर जी को आतंकवादी बताने वाला वो भारत का नागरिक हो ही नहीं सकता है। सावरकर जी जैसा त्याग तपस्या, भारत का एक ऐसा राजनेता, एक ऐसा सुंदर सेनानी जो माँ भारती के लिए पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, वैसे सावरकर कोई आतंकवादी कहता है तो भारत का आम नागरिक हो ही नहीं सकता है। ऐसे लोग जेल में ही हो सकते हैं, क्योंकि सावरकर से बड़ा त्याग तपस्या करने वाला भारत में बहुत कम ही लोग दिखेंगे। और रही बात बाबा साहब के संविधान मानने की, तो वही कांग्रेस पार्टी, बाबा साहब जब मंत्रिमंडल में तो कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा बाबा साहब ने दिया था, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा नहीं कर सकती है। बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न नहीं दे पाया, और वो कांग्रेस आज बाबा साहब की बात करती है, तो ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है। और सावरकर पर आपको मैं इनकी एक बात साफ साफ जवाब दे देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के चलते बाबा साहब ने संविधान सभा से यानी कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। इनको ये बात पता होनी चाहिए कि मंत्रिमंडल इस्तीफा देने के बजाय एक था इंडियन मैरिज लॉ एक्ट। उस टाइम हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज शादियां होती थी, वो कारण सबसे बड़ा था, जो नेहरू जी और अंबेडकर जी तो समर्थित थे इस मुद्दे को लेकर। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कांग्रेस उस टाइम 2 पार्ट में चलती थी, एक सोशलिस्ट कांग्रेस थी तो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो उसी में से कुछ लोग इस मुद्दे से असमर्थन करते थे, यानी कि उनके खिलाफ बोला करते थे बाबा साहब के। लेकिन आज तक कोई कांग्रेसी जो कांग्रेस के लीडर हैं, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो राजीव जी हो, चाहे फिरोज गांधी जी हो, कभी भी बाबा साहब का विरोध नहीं किया। और एक बात इनकी बात बता देता हूं, इन्होंने कहा कि सावरकर स्वतंत्रता सेनानी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो अंग्रेजों को 6-6 बार माफीनामा लिखता हो और पेंशन मांगता हो, वो स्वतंत्रता सेनानी होगा? अरे भैया, शर्म कर डूब मर जाओ, आरएसएस को खत्म कर दो। क्या मतलब? ऐसे लोगों को कोई बात ही करने लायक नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग सदैव महापुरुषों का अपमान करना सीखे हैं और जीवन भर महापुरुषों का अपमान करेंगे, क्योंकि ये लोग अपने व्यक्तित्व और व्यक्तिगत विकास के लिए जाने जाते हैं। कोई सावरकर पे बात करे, कोई संघ पर आवाज़ उठाए, तो ऐसे लोग भारत के विकास और उत्थान के बारे में ये लोग कहीं ना कहीं भटकाव की अग्रसर रहते हैं। ऐसे लोग की वजह से ही आज भारत विकसित राष्ट्र की कल्पना से दूर होता है। हम 27 तक विकसित भारत की बात करते हैं, तो 27 में सरकार की बात करते हैं। हमारा जो विजन है, संघ का जो विजन है, हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, तो हमारा भारत आने वाले भविष्य में भी 100 साल पहले का भारत कैसा हो, बाद का भारत कैसा हो, इस पर विचार हम संघ के लोग करते हैं। लेकिन अन्य लोग क्या होते हैं कि वो 5 साल सत्ता में रहने के लिए विचार करते हैं, लेकिन हमारा एक ही ध्येय है कि हमारी भारत माँ कैसे विकसित हो, हमारे भारत के लोग कैसे आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो। इसके लिए संघ कार्य करता है, आजीवन संघ कार्य करेगा। ये इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी साफ इनडायरेक्टली डर रहे हैं कहने से कि कांग्रेस पार्टी महापुरुषों के अपमान करती है। अपनी हाया और शर्म बेच चुके लोग क्या कहेंगे, जिन्होंने बीते 15 अगस्त में गांधी जी और भगत सिंह से ऊपर सावरकर का फोटो लगाकर डाले थे। किनके पेट्रोलियम मंत्री डाले थे बताएं, पूछो उनसे। हमारे मंत्री डाले थे या केसी वेणुगोपाल जी डाले थे या राहुल गांधी जी डाले थे? और एक बात मैं इनसे कहना चाहता हूं, इतिहास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर नहीं पढ़ा जाता भैया। इतिहास यूनिवर्सिटियों में पढ़ा जाता है, स्कूलों में पढ़ा जाता है, संघ के कार्यालय में जाकर नहीं पढ़ा जाता है, जहाँ सिखाया जाता है कि देश के 2 टुकड़े अभी और करना है। किनके लोग 15 अगस्त को कैरोवी का ये लोग समर्थन किए थे? सुधांशु त्रिवेदी जी डिबेट में समर्थन किया कि मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि भारत का भी और एक बार विभाजन होने की बारी है। इन्होंने साफ साफ इनके प्रवक्ता समर्थन करते हैं। तो ये लोग आज भी चाहते हैं, जो आज विभाजन विविधता दिवस मना रहे हैं, ये एक ढोंग कर रहे हैं कि मैं तो विभाजन का दुख मना रहा हूँ। विभाजन का असली दुख कोई मनाया है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के बब्बर शेर और नेहरू जी के सिपाहियों ने मना रहा है। आज भी जब 14 अगस्त मनता होगा तो हर एक कांग्रेसी अंदर से रोता होगा कि उस दिन काश हमारा भारत आजाद 2 टुकड़े नहीं होते। लेकिन आज भी
आजाद भारत में ये लोग दो टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कुछ छात्र। मैं प्रशांत दुबे, आप देख रहे हैं न्यूज़ राष्ट्र।